तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों, क्लास 12th का जो आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट है, जिसका हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ चला रहे थे। तो इसी सीरीज़ में हम आ चुके हैं सेकंड बुक के ऊपर। फर्स्ट बुक हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अगर आपने फर्स्ट बुक के जो भी चैप्टर्स की वीडियो मैंने बनाई है, महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि कह लीजिए MCQ क्वेश्चंस की वीडियो, ठीक है, तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बच्चों सेकंड बुक के पहले लेसन के बारे में, जिसका नाम है जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। इसके इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस देखेंगे टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वीडियोज़ को। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लिया है, आप सभी के मन में ये उठ रहा होगा कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो ध्यान से समझिए कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय ये कह सकते हैं आप कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जितने भी लोग जो निवास करते हैं, जो जनसंख्या निवास करती है, वो हमारा जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ये हमारा एक जो है सो कि पृथ्वी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए, ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है। तो यहाँ पर प्रति इकाई जो हमारा कह सकते हैं क्षेत्रफल है यहाँ पर, तो जितने भी यहाँ पर डॉट डॉट बना रहे हैं ये व्यक्ति, मान लीजिए जितने भी ये व्यक्ति निवास करेंगे, ठीक है, तो इनका घनत्व कितने घने हैं ये। ठीक है, तो ये हमारा इनकी जो संख्या है, मतलब ये संख्या में कितने ज़्यादा घने हो जा रहे हैं, ये हमारा जनसंख्या घनत्व कहलाता है। समझ रहे हैं, ये चीज़ है आपका। ये जितने घने होंगे ना, हमारा जनसंख्या घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। जितने मतलब घनत्व यानी कह लीजिए जितने कम व्यक्ति होंगे, उतना ही जनसंख्या घनत्व कम होगा हमारा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एक क्षेत्रफल यानी एक क्षेत्र मान लीजिए, ठीक है, जैसे आप जहाँ रहते हैं वो गांव, वो शहर, उस शहर के अंदर, उस गांव के अंदर कितने ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा लोग अगर रहते हैं तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। अगर कम लोग रहते हैं तो जनसंख्या घनत्व कम होगा वहाँ का। तो एक इकाई क्षेत्रफल की यहाँ पर बात होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। अगला प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि भारत का कुल जनसंख्या घनत्व डैश व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। कितने व्यक्ति प्रति किलोमीटर है बच्चों? तो ये है आपका 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, आपका जो है सो कि भारत का कुल जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, यानी कि 382 व्यक्ति यानी 382 पीपल्स जो है 1 किलोमीटर के अंदर आपका रहते हैं भारत के अंदर। ये भारत के कुल जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। उसी प्रकार से आगे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि भारत की कुल साक्षरता दर, ठीक है, लिटरेसी रेट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये कितनी है? तो ये जो है सो कि आपका 74.4 74.4% जो है सो कि आपका फुल मतलब कुल लिटरेसी रेट जिसको आप कह सकते हैं, साक्षरता दर आप जिसको कह सकते हैं, वो है आपका भारत का, इंडिया का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न जो है सो कि क्या पूछ रहा है हमसे। ये प्रश्न पूछ रहा है हमसे बच्चों कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? ध्यान से समझिए इस चीज़ को दोबारा से। भारत के अंदर पूछ रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो 2011 की जनगणना के अनुसार से वो कौन सा राज्य है? क्या वो राजस्थान है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है या छत्तीसगढ़ है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों उत्तर प्रदेश जो है, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न थोड़ा सा हटके है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को कि भारत का प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर दिया है, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था बच्चों जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में मान लीजिए, इसका आंसर पहले आपको मैं बता दूं, इसका आंसर है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है हमारा बिहार है बच्चों। ठीक है,
तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। तो मान लीजिए बिहार है ना, ये जो मैं आपको आयत बना के यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो ये पूरा एरिया बिहार का मान लीजिए, और ये जो डॉट डॉट दिखा रहा हूँ वहाँ पर लोगों को मान लीजिए ये आदमी है, ये डॉट जो दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, ये वहाँ के आदमी है, ठीक है। ये बिहार का मान लीजिए, बिहार में जनसंख्या घनत्व तो इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर बहुत कम भूमि पे बहुत ज़्यादा व्यक्ति बसते हैं। मान लीजिए एक छोटी सी भूमि है, वहाँ पर इतने सारे व्यक्ति रहेंगे कि पूरा का पूरा एकदम भरा भरा लगेगा आपको। इसलिए बिहार जो है सो कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है आपका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आपका जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार ये बिहार है आपका। और वहीं अगर मैं दूसरे क्षेत्र, एक मान लीजिए ये दूसरा क्षेत्र बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए ये मान लीजिए आपका दिल्ली है, ठीक है, या दिल्ली छोड़िए, ये हरियाणा है मान लीजिए। तो हरियाणा में मैं ये जो डॉट डॉट दिखा रहा हूँ ना, ये ऐसे होगा आपका, ठीक है। ये देखिए ये इतना डॉट है आपका हरियाणा में, ठीक है। ये जो डॉट है ये आदमियों को प्रेजेंट कर रहा है, यानी इतने आदमी वहाँ पर रहते हैं। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व है वो कम है, ठीक है, और बिहार का जनसंख्या घनत्व देखिए कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से आप जनसंख्या घनत्व को समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है और किसका सबसे अधिक है। तो हमारा सबसे अधिक है जनसंख्या घनत्व बिहार का, ठीक है बच्चों। कितना है तो 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है आपका, ठीक है बच्चों। कितना है 1106 व्यक्ति 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है बच्चों। तो सबसे कम जो है आपका वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है बच्चों सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के अंदर आप इसमें देख सकते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य भारत में कौन है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो सबसे अधिक लिंग अनुपात वाले राज्य की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो है हमारा केरल। कौन सा है बच्चों, केरल है यहाँ पर। और वहीं अगर हम लोग बात करें सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है वो है हरियाणा। लिंग अनुपात क्या होता है बच्चों, प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो उससे हम लोग लिंग अनुपात मापते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको जूम करके एक बार समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका किसी राज्य में 1000 स्त्रियों पर आपका कितने पुरुष है, ठीक है, वो है आपका 980, ठीक है। 1000 आपका स्त्रियों पर, यानी 1000 लेडीज़ हैं वहाँ पर, महिलाएं हैं, ठीक है। तो उस पर 980 पुरुष है, यानी कि मेल्स है। तो वहाँ पर जो लिंग अनुपात है वो ज़्यादा है, यानी कि ठीक है वहाँ का लिंग अनुपात, जो कि हमारा केरल में देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग हरियाणा जैसे राज्यों की बात करें जहाँ का लिंग अनुपात कम है, तो वहाँ पर क्या होता है बच्चों, मान लीजिए 1000 जो है सो कि महिलाएं हैं, तो वहीं पर पुरुष जो है वो 1200 है, ठीक है। या फिर मान लीजिए 1010 है, ठीक है, तो वो 200 या ये 10 जो एक्स्ट्रा हो रहा है, ये मतलब लिंग अनुपात जो है सो कि उसका बैलेंस बिगाड़ देते हैं। तो इसी तरह से जो आपका हरियाणा है उसका लिंग अनुपात हमें कम देखने को मिलता है। तो आई होप कि समझ में आया होगा बच्चों, बस समझाने के लिए आपको बताया मैंने, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न जो है सो कि क्या पूछ रहा है हमसे, प्रश्न पूछ रहा है बच्चों अगला कि भारत में कौन सा भाषाई समूह विशालतम है, ठीक है। ये आपको बताना है कौन सा भाषाई समूह जो है सो कि आपका विशालतम है, यानी कि बड़ा है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर होगा ये सेकंड वाला, भारतीय आर्य समूह, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न ये मैंने एज इट इज़ आपका सपोर्टिंग मटेरियल से उठा करके यहाँ पर लगाया है, ठीक है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है तो डायरेक्ट मैंने ले लिया। इसके अंदर क्या महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि इसमें बताया गया है कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि यानी कि एग्जैक्टली कैसे बढ़ रहा है वो, ठीक है, वास्तविक रूप से, तो उसकी हम लोग गणना यानी कि कैसे उसको हम लोग नापेंगे, एक तरह से मतलब उसको देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि बराबर में आपका जन्म जो है सो कि उसके बाद माइनस मृत्यु प्लस में अप्रवास और माइनस उत्प्रवास। ये हमारा एक फॉर्मूला है जिससे कि जनसंख्या की हम लोग वास्तविक वृद्धि की गणना करते हैं, ठीक है बच्चों।
तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे? प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। ठीक है, 3। आगे चलते हैं, उसी में से क्वेश्चन निकल करके आता है आपका कि वह श्रमिक, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, कि वह श्रमिक जो एक वर्ष में कम से कम 183 डेज यानी कि 183 दिन काम करता है, क्या कहलाते हैं वो श्रमिक? क्या वो अश्रमिक कहलाते हैं, मुख्य श्रमिक कहलाते हैं, सीमांत श्रमिक कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है बच्चों ये मुख्य श्रमिक होते हैं। ठीक है, जो 183 डेज यानी 183 दिन तो कम से कम काम करते ही करते हैं एक साल में, यानी कि 365 डेज के अंदर। ठीक है बच्चों, अगर लीप ईयर हुआ तो 366 डेज, तो उसी हिसाब से तो यहाँ पर मुख्य श्रमिक कहलाएंगे ये लोग। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, इसी से रिलेटेड है, और इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों कि वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन से कम काम करता है। ठीक है, एक साल में 183 दिन से कम काम करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं बच्चों हमारे सीमांत श्रमिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? सीमांत श्रमिक कहलाएंगे वो। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न जो है सो कि क्या पूछ रहा है हमसे? प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि भारत की जनसंख्या वृद्धि के 4 प्रवृत्तियों के अंदर किस प्रवृत्ति में जनसंख्या की घटती वृद्धि को दर्ज किया गया है? यानी कि जो भारत की जनसंख्या वृद्धि हुई है, ठीक है, आज़ादी से पहले यानी कि 1901 से बात कर रहा है ये, आज तक की, तो इतने टाइम में जो भारत की जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्तियां रही हैं उनको 4 प्रवृत्तियों में बांटा गया है। ठीक है, ये चारों प्रवृत्तियां कुछ इस प्रकार से, यानी कि 1901 से 21 तक की जनसंख्या देखी गई कैसे बढ़ी नहीं बढ़ी, फिर 21 से 51, 51 से 81 और 81 से आज तक की जनसंख्या। तो उसी में बोल रहा है कि किस जो है सो कि प्रवृत्ति के अंदर यानी किस टाइम पीरियड में ये देखा गया कि जनसंख्या की घटती हुई वृद्धि दर, यानी जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो घट रही है, तो वो कौन सा टाइम था आपका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ये 4th वाला, 1981 से आज तक की जो टाइम रहा है उसमें देखा गया जनसंख्या घट ही रही है, ज़्यादा उतना नहीं बढ़ रहा है। और अभी तो हाल ही में ये रिकॉर्ड किया गया है हिस्ट्री में पहली बार कि अब जो है भारत की जनसंख्या जो है सो कि आपका ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है बल्कि संतुलन में आ रहा है। कुछ माइनर से आपको कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट मिला है और संतुलन में आ रहा है धीरे 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 धीरे, क्योंकि फर्टिलिटी रेट में जो है सो कि गिरावट हमें देखने को मिली है। ठीक है, ये चीज़ है, तो इसका सही उत्तर होगा 1981। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे? प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या अधिक है? इसका सही उत्तर है बच्चों महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ है बच्चों? महाराष्ट्र के अंदर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे? अगला प्रश्न पूछा है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बात कर रहा हूँ मैं पहली संपूर्ण जनगणना की। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 1981। इससे पहले भी जनगणना होने का प्रयास हुआ था लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाया था। संपूर्ण जनगणना जो हमारा हुआ है वो 1981 के अंदर हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, यह प्रश्न पूछ रहा है हमसे बच्चों कि भारत में औसत जीवन प्रत्याशा कितनी है, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी एक आदमी भारत में औसतन कितना जीवन जीता है? क्या वो लगभग 55 वर्ष जीता है, 66 या फिर 65 या 60 वर्ष या 70 वर्ष? तो इसका सही उत्तर है बच्चों लेटेस्ट डेटा के अनुसार 70 वर्ष है, लगभग 70 वर्ष, लगभग 69.60 के आसपास था, मैंने देखा था। तो आप 70 वर्ष के आसपास लगभग में ये मान के चलिए। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं है ये 70 वर्ष, ये लगभग में मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये चीज़ है, ये मैंने लेटेस्ट डेटा के अनुसार आपको बताया है। एक बारी आप अपना सपोर्टिंग और एनसीईआरटी दोनों में देख लीजिएगा, उसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, और बस यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं आप, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, महत्वपूर्ण प्रश्न की वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।